सर्वधर्मे विगुणः परधर्मो तनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट भारत। क्या हैदराबाद का फ्यूचर क्या है? क्या हैदराबाद लेबनान की तरह बनना चाहती है? क्या एक और स्वीडन का नमूना हैदराबाद में बनने जा रही है? क्या है हैदराबाद का फ्यूचर? जब मैं संडे का पेपर देखा तो मैं हैरान हो गई। इस असेंबली के सेशन के बाद केसीआर जी 2 मस्जिद, एक टेम्पल, एक चर्च सेक्रेटेरिएट कैंपस में बनाने का प्लान कायम किया है, क्योंकि ये जो सेक्रेटेरिएट ओल्ड सेक्रेटेरिएट है वो निज़ाम के बिल्डिंग्स था, जो बाद में ये लोग सेक्रेटेरिएट बनाए। वो निज़ाम के बिल्डिंग के कैंपस में एक मंदिर था, एल्लम्मा टेम्पल बोल के एक मंदिर था। 2 मस्जिद ना जाने कब बन गए, 2 मस्जिद थे। जब ये केसीआर सर 400 करोड़ से नया सेक्रेटेरिएट बनाने का, जस्ट फॉर वास्तु नया सेक्रेटेरिएट बनाने का प्लान बनाया, तो सब लोग इन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किए। क्यों पुराना वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे, कहीं न्यू एरिया में सेक्रेटेरिएट क्यों नहीं बना सकते? एक एलिगेशन भी हुआ कि उस सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड एरिया में बहुत सारा ट्रेजरी भी है, खजाना भी है, इसलिए ओवैसी और केसीआर दोनों मिलके प्लान करके इस ओल्ड सेक्रेटेरिएट को डिस्ट्रॉय करके न्यू सेक्रेटेरिएट केवल वास्तु के लिए 400 करोड़ पब्लिक मनी को यूज़ करके उन लोगों ने न्यू सेक्रेटेरिएट बनाने का प्लान किया। अच्छा, न्यू सेक्रेटेरिएट का प्लान अच्छा है, वहाँ तक ठीक है, क्योंकि न्यू स्टेट न्यू कैपिटल होने का मांगता है। मगर मैं हैरान होने के बाद एक कि असेंबली सेशंस के बाद केसीआर जी एक ही दिन में 2 मस्जिदों के लिए, ये जो डेमोलिश में हो गए वो 2 मस्जिदों के लिए वहाँ पे क्वार्टर्स, इमाम के लिए क्वार्टर्स, एक एल्लम्मा टेम्पल और क्रिश्चियंस की डिमांड पर चर्च बना रहे। ये क्या सेक्रेटेरिएट है या रिलीजियस कांग्रेगेशन? तबलीग जमात है। जब मोदी जी पार्लियामेंट सेशंस में क्वेश्चन आवर निकाले दे तो ओवैसी हंस रहे, क्यों क्वेश्चन आवर निकाल, हम कैसे पूछेंगे कोविड के रिलेटेड क्वेश्चंस बोल के। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अब केसीआर जी से और ये एक एमपी और 7 एमएलए वाले मजलिस पार्टी को पूछ रही हूँ, कहाँ इस कोविड टाइम पे आप कैसे 18 करोड़ वो ऑर्फन होम के कोकापेट में जो ऑलरेडी हाफ कंस्ट्रक्टेड में है उसको 18 करोड़ का बजट कैसे निकालेंगे? क्यों आप इसके तहत कोई हॉस्पिटल्स, टेम्पररी हॉस्पिटल जो बिहार और पाटना, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बन रहे हैं, ऐसा हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना सकते? क्यों ये सेकुलर फैब्रिक क्यों ज़रूरी है? जब आर्टिकल 30B कहती है कि माइनॉरिटीज़ राइट्स आर नॉट परमानेंट, तो आप माइनॉरिटीज़ को इतना अपीजमेंट क्यों करना चाहते हैं? एक ऐसा सेकुलर फैब्रिक है। व्हाट इज़ वेलफेयर ऑफ द स्टेट? केसीआर जी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट रिसाइड्स ओनली विद इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद में ये गंगा जमुना तहजीब को क्यों दिखा रहे हैं? जब गंगा भी इंडिया का है, जमुना भी इंडिया का है, तो ये तहजीब वाले कहाँ के? उनका फोरफादर उज्बेकिस्तान का बाबर से है, उनका रिश्ता अरब से है, इंडिया से कोई नाता नहीं। तो तब इनको क्या कैसे इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडीज़ हैदराबाद में बना रहे हैं? कौन निकालेंगे? जब वक़ाफ़ बोर्ड से क्या ये पैसा निकालेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वक़ाफ़ बोर्ड से आपको एक पेनी भी नहीं आते, वो 1 रुपये भी नहीं आती है, तो आप कहाँ से ये बजट निकाल रहे हैं? मैंने जब आपका बारे में रिसर्च किया तो 2017-18 में
आप 2000 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर फंड बोल के आप बजट एलोकेट किया। जब एग्रीकल्चर बजट करे, सेपरेट एग्रीकल्चर बजट राइत फार्मर्स मांग रहे हैं तो आप लोग नकारते हो। जब ऐसे 2000 करोड़ माइनॉरिटी फंड निकालने का मतलब क्या है? बजट में निकाला तो क्या ये 18 करोड़ उस माइनॉरिटी फंड से आ रहे हैं? क्या ये इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडी आपके मैनिफेस्टो में है? नहीं है तो कैसे बना रहे हैं? हाउ टू रन द स्टेट? स्टेट शुड बी रन ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मगर आपकी सेक्युलरिज्म के तहत नहीं चलता स्टेट। माइनॉरिटी तो 2000 करोड़ वाला माइनॉरिटी फंड्स में ऑलरेडी 1250 करोड़ आपका हो गया, ख़त्म हो गया है। तो रिमेनिंग अमाउंट रिलीज़ करने के लिए ये ड्रामा चल रहा है क्या? इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडीज़ वो तो आपके बजट में वो ना ही आप असेंबली में डिस्कस करें, ना ही आपके मैनिफेस्टो में है। अगर आपको जिस मैनिफेस्टो से लोगों ने आपको जिताया वही मैनिफेस्टो आप प्रूव कीजिए। ये अननेसेसरी सेकुलर फैब्रिक प्रूव करने से हमको एक डाउट आ रहा है कि आप हम हिंदूज़ को बीट्रे कर रहे। क्या मैं ये और एक बात पूछना चाहती हूँ केसीआर जी, क्या तो इस 2000 करोड़ में सिखों का कितना है, जैन्स का कितना है, बुद्धिस्ट का कितना है, क्रिश्चियंस का कितना है? तो ये जब ये सेक्रेटेरिएट के आजू बाजू में आप 2 मस्जिद, एक मंदिर, एक चर्च, वो क्रिश्चियंस के तीन रिलीजन्स का आप टेंपल बनाने दे तो क्या? सिखों का 3,06,000 है हैदराबाद में, तेलंगाना में 3 लाख, जैन्स है 3,05,000। तो बुद्धिस्ट तो बहुत कम है। तो क्या उनका नहीं निकालेंगे? क्या उनके लिए आपके सेक्रेटेरिएट में कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं? वो ये पैसा कहाँ से आता है बोल के पूछना क्यों चाह रही हूँ, क्योंकि 2000 करोड़ जब ये माइनॉरिटी स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर फंड से आप बजट निकाले तो ये वक़्फ़ बोर्ड का मीनिंग क्या है? क्यों वक़्फ़ बोर्ड के आप क्यों टैक्स नहीं भर रहे? क्योंकि एंडोमेंट डिपार्टमेंट में सब है टेम्पल का, सब जैन, हिंदू, सिख सब लोग जब आपको टैक्स पे कर रहे हैं तो हर कोई जो टिकट, अर्चना टिकट, पूजा टिकट, दक्षिणा टिकट, हम लोग नारियल फोड़ने के भी टिकट खरीद रहे हैं, वो सब पैसे भगवान के पास जाने से पहले एक स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाती है। इसके कहते हैं एंडोमेंट लॉ। मगर ये वक़्फ़ बोर्ड एंडोमेंट की लॉ की तरह बोल के 1954 में वक़्फ़ बोर्ड एक्ट बनाया, मगर उसमें शरिया लॉ चलती है। चलो शरिया लॉ भी चलने दो, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये जो वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जो मस्जिदें बना रहे हैं, उसका इमाम जो मस्जिद को रोज़ सेवा करते हैं ना, उसको इमाम बोलते हैं। इमाम और मुज़म्मिन ये लोग सैलरीज भी नहीं देते। और ये लोग 93 में हाई कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चले गए तो इमाम को सैलरीज का वक़्फ़ बोर्ड से नहीं मांगा। वो स्टेट गवर्नमेंट को भरने के लिए वो जजमेंट दी। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ही मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है कि नहीं। मतलब ये रिलीजियस का पूरा मामला ये वक़्फ़ बोर्ड से रिलेटेड शरिया लॉ में जो इमाम को पैसा देना हराम होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे पेंशन के रूप में पेंशन के तहत दे रही है। बेंगलुरु में ये और केसीआर 8,000 पर मंथ इन लोगों को सैलरी दे रहे हैं। तो वक़्फ़ बोर्ड का मनी किसको जा रही है? वो ये लोग मस्जिद बना रहे हैं, अब आप उन इमामों को पेंशन दे रहे हैं। किसका ये मनी है? जब वक़्फ़ बोर्ड पैसे नहीं दे रहा तो ये कंपलसरी हिंदू का मनी है। ये हिंदू का मनी एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं।
जो यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं उनका पैसा है, आप लोग पेंशन कैसे दे रहे हैं? जब शरिया लॉ कहती है इमाम को पैसा देना हराम है, इमाम को पेंशन देना हराम है, तो स्टेट क्यों दे रही है? जब आप पूछ सकते हैं हमको, जब हिंदू टेम्पल का प्रीस्ट को भी सैलरीज बढ़ा कर 5000 से 8000 कर दिया तो तब कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इसका डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। टेम्पल्स एंडोमेंट में एक्ट आते हैं, ये एंडोमेंट एक्ट के पैसे सब स्टेट गवर्नमेंट को चले जाते हैं। आप रिसेंटली देखा होगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट 10 करोड़ एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट से लेकर मस्जिद में रमज़ान के वक्त रोटी बांटने के लिए वो एलोकेट किया। तब वो लोग सब लोग मिलकर कोर्ट में गया तो फिर से 10 करोड़ दे देने का स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस किया। मुझे नहीं मालूम वो फिर से आया कि नहीं। ये बार बार ये रूल्स वायलेशन करने वाले सब स्टेट्स है, उसमें कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये और बंगाल में तो बोल ही नहीं सकते। ये लोग शरिया लॉ में इमाम को जब पैसा देना हराम है तो स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे करती है? कैसे सुप्रीम कोर्ट एक रिलीजियस इंटरनल मैटर्स में कैसे इंटरफियर होती है? मैं जब से मुझे मालूम हुआ तब से 2 जजमेंट एकदम गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट से आया। 2 जजमेंट पूरा गलत है। एक सबरमला का है तो एक ये वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड बना तो वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी मूल पार्टी में उतने टैक्सेस नहीं होता। एक ही तरफ आप लोग कहते हैं रिलीजियस टैक्सेस देना इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मगर एक तरफ से उन लोगों को पेंशन देने के लिए आप इंटरफियर हो रहते हैं। और सबरमला जैसे प्लेसेस में जो मनी आती है वो स्टेट गवर्नमेंट को लेने के लिए बोलती है। जो केशवानंद भारती रिसेंट का संडे को परमपद भगवान में विलीन हुआ, वो केशवानंद भारती का जजमेंट यही है। उनका मठ का जो भी लैंड्स है ये स्टेट गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ले लिया। तब ये जजमेंट आया कि अभी से गवर्नमेंट जो ऐसा स्टेट के रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मगर हर बार हिंदू को धोखा देकर ये लोग एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट से जो कितने भी पैसा है तो वो प्रीस्ट को और हिंदू एजुकेशन में हिंदू वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। जबकि वक्फ बोर्ड से एक पैसा भी इन लोगों को नहीं आता, मगर उनको दुबई से पैसा आया तो हम टैक्स भी नहीं कर सकते। ये है सेकुलर फैब्रिक। आप मैं आगाह होके केसीआर से सब लोग को, जेपी नड्डा सर और किशन रेड्डी साहब और मोदी जी, ये सब लोग ये इस बात को मुद्दा उठाकर ये इस्लामिक सेंटर फॉर स्टेट इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडीज़ को बंद कराएंगे। और ये कोकापेट में जो ऑर्फन होम बन रहे हैं वहाँ पे रोहिंग्या को बिठाने के लिए जो साजिश चल रही है उसको आप ख़त्म करेंगे। ये ऐसा मुझे उम्मीद। नशा कैसा होते हैं आपको एक फिल्म स्टोरी में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स। ये जो सेकुलर फैब्रिक और गंगा जमुना तहजीब का बात चल रही है हैदराबाद में, यही हैदराबाद से निकला हुआ इब्राहिम कुतुब शाही कैसे विजयनगरा डायनास्टी को ये समाप्त किया, कैसे उसके डिस्ट्रॉय किया। आप द फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगरा डायनास्टी के बुक में आप पढ़ सकते हैं। इसको राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं और तल्लीकोटा वार भी कहते हैं। ये इब्राहिम कुतुब शाही जो हैदराबाद का नवाब था, जब उसका भाई से उनको डर लगा मारने का साजिश रचा जाए तो वो भाग के बीदर के दारा से विजयनगरा डायनास्टी कृष्णदेवराय के रेफ्यूजी बन के चला गया। वहाँ में वो 7 साल बिताने के बावजूद भी जब
कृष्णदेवराय का देहांत हो गया तो उसका सन्निला अलीमरामराया राजा बना, तो ये हैदराबाद का नवाब बन गया। तब अचानक हैदराबाद का कुतुबशाही डायनास्टी का थर्ड किंग था, ये कुतुबशाही इब्राहिम कुतुबशाही नवाब बन गया। तब अलीमराया और विजयनगर डायनास्टी को ख़त्म करने के लिए बीदर कर्नाटका महाराष्ट्र में जो बहमनी सुल्तान से 5 राज्यों का सुल्तान कुल मिलकर ये विजयनगर डायनास्टी को ख़त्म किया, क्योंकि वो जानता था कि कृष्णदेवराय का आर्मी में मुस्लिम्स थे जो सेकुलर फैब्रिक में सेकुलर फैब्रिक से फैशन में जो कृष्णदेवराय डिसीजंस लिए वही विजयनगर डायनास्टी को ख़त्म करने क्यों बहुत स्टेट गवर्नमेंट रोल प्ले मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वोट्स आने के बाद विजयनगर हमको ऐसा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि एक रिलीजियस कांग्रेगेशन प्लेस जैसे तबलीगी जमात मत बनाया करो, ये हैदराबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडीज़ मत बनाया करो, क्योंकि इस्लाम हैदराबाद में पैदा नहीं हुआ। जय हिंद।